नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर हाफ सेंचुरी, मतलब वीडियो नंबर 50। आपने पूरे के पूरे 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस कवर कर लिए हैं। ओके, अब तक तो आप रीजनिंग में माहिर हो ही गए होंगे, है ना। तो आइए वीडियो 50 को भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, वीडियो के एंड में आपके लिए होगा होमवर्क, और वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, मतलब अच्छा वीडियो में होंगे 15 क्वेश्चंस। जो 15th क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, आपके सामने मैं डेली वीडियो पेश करने का बस यही मकसद है कि आपको एक पुश मिले, ठीक है, और तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो देखिए, आपका ही फायदा है, समझ जाइए, क्योंकि इस बार गया नौकरी तो वापस नहीं मिलने वाली, ठीक है। इस बार पोस्ट गई तो नौकरी मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इसी प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो 30 आउट ऑफ 30 आसानी से लाएंगे, क्योंकि ये पूरे एनटीपीसी और ग्रुप डी के चुने हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना किसी और बात को कहे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, आज जो है हम लोग ये कथन वाले क्वेश्चंस ज्यादा करने वाले, कथन तर्क कथन, है ना, ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं आज थोड़ी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन सा या से तर्क मजबूत है। कथन क्या बोल रहा है? प्रत्येक सप्ताह स्कूल को शारीरिक गतिविधि और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। एक पूरा दिन का फ्री, एक खेलने के लिए, शारीरिक गतिविधि के लिए स्पोर्ट्स पीरियड आपका होना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रास्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर स्पोर्ट्स पीरियड होगा, अगर एक पूरा दिन का एक शारीरिक गतिविधि के लिए देगा, तो पढ़ाई के अलावा, ठीक है, जो है जैसे खेलों में जिनकी रुचि है वो उस रास्ते में जा सकता है ना, तो नए रास्ते में तलाशने में सहायता मिलेगी। तर्क तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा थोड़ी बोला है। दोस्तों, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में कितना डिसिप्लिन है। क्या स्पोर्ट्स खेलने से इनडिसिप्लिन हो जाता है? अनुशासन क्या छिन जाती है? बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। अनुशासन तो और आता है, डिसिप्लिन तो और आता है। तो ये जो तर्क है ये बिल्कुल मजबूत नहीं है। तो कौन सा सही होगा? सिर्फ फर्स्ट वाला। सो केवल तर्क प्रथम मजबूत है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। ओके, कथन बोल रहा है, मौसम वैज्ञानिक का कहना है वर्षा में कमी फसल में विफल होने के कारण है ना। वर्षा में कमी के कारण क्या हो रहा है? फसल जो है वो विफल हो रहे हैं, यही कारण है। धारणा देखते हैं, ये धारणा देखते हैं। फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, तभी तो वर्षा में कमी होने के कारण क्या हो रहा है? फसल विफल हो जा रहे हैं, बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, बिल्कुल ये सही बात है। जो सिंचाई है वो बिल्कुल वर्षा पे मुख्यतः निर्भर होता है, इसीलिए अगर वर्षा में कमी होगी तो फसल में विफलता जो होगी वो ज्यादा होगी, है ना। सो दोनों ही जो धारणा है वो दोनों ही सही है। इसका मतलब दोनों ही धारणा प्रथम और द्वितीय निहित है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विकल्प चित्रों में से लिख के क्षितिज दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। क्षितिज दर्पण मतलब होता है क्या? क्षितिज मतलब ये, दर्पण मतलब क्या होगा इसका? ये इसका मतलब वाटर इमेज। दोस्तों, ये शब्द में मत फंसिएगा, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। तो इसका वाटर इमेज कैसा होगा? इसके नीचे सपोज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मिरर है, या फिर यह बोल सकते हो वाटर है, तो कैसा बनेगा? ये ऐसा, ओहो सॉरी, वन मिनट। तो ये कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। फिगर नंबर सी,
सो फिगर नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। आपको वर्षा की तो आवाज आ ही रही होगी बैकग्राउंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दो चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण को सही करिए। सही करें। अच्छा, इसमें कौन कौन से दो साइन को मैं बदलूं, चिन्हों को बदलूं, जिससे आंसर क्या आ जाए, 10 आ जाए। गौर करिएगा, प्लस डिवाइड माइनस। तो पहले देखिए, इन सब क्वेश्चन में आपको ये रख रख के पुट करना पड़ेगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जब भी कोई आएगा चारों ऑप्शंस में पुट करिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो पहला निकल जाएगा, किस्मत खराब होगी तो आखिरी निकलेगा। आइए देखते हैं। पहला डिवाइड और इज इक्वल टू को चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये 10 नहीं, मतलब डिवाइड और इज इक्वल टू भी है। अच्छा, ये देखते तो हैं। तो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 डिवाइड ना, एक सेकेंड, सॉरी माई मिस्टेक, 1 सेकेंड। 7 प्लस 10 डिवाइड को क्या इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10। क्या ये होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब पहला जो है वो गलत है। दूसरा ये देखते हैं, डिवाइड और माइनस। यहाँ पे मैं माइनस रख दूं और यहाँ पे डिवाइड रख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 और 7 10। नहीं, ये तो ये भी नहीं होगा। आइए थर्ड वाला देखते हैं, डिवाइड और प्लस वाला देखते हैं। डिवाइड और प्लस वाला देखते हैं। आइए, सो डिवाइड और प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो देखिए 7/10 आ गया। ये तो क्या फ्रैक्शन में आ गया, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्लस और माइनस। आइए देखते हैं, 7 प्लस प्लस की जगह माइनस करना है, फिर 10 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस माइनस की जगह प्लस करना है, इज इक्वल टू 10 आ रहा है। क्या इसकी वैल्यू आ गई -2। 7 - 2 + 5 12 माइनस से 10 गया। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए आकृति में व्रत जो है विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है। मतलब ये जो है व्रत वो किसको कर रहा है, विवाहित शादीशुदा पुरुषों को कर रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। त्रिकोण कामगारों को निरूपित करता है। कौन त्रिकोण किसको कर रहा है, कामगार। चलो भैया, ये लोग तो रोजगार हैं, इनके पास रोजगार है। चलिए, और आयत वयस्क को निरूपित करता है। और आयत जो है वो किसको कर रहा है, वयस्क को, मतलब बूढ़े लोगों को, है ना। अच्छा, वयस्क को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र विवाहित पुरुषों को निरूपित करता है, जो केवल वयस्क है, जो विवाहित भी होने चाहिए, वयस्क भी होना चाहिए और साथ में कामगार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल लिख दिया है ना। तो देखिए, मतलब आयात भी हो और वृद्ध भी हो, तो दोनों का कौन है, सिर्फ साथ है। सो आंसर नंबर डी। दोस्तों, अगर यहाँ पे केवल नहीं रहता, सपोज यहाँ पे केवल नहीं रहता, तो आपको ये कामगारों को भी जोड़ना होता, तब है ना, कामगारों को भी जोड़ना होता। ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ध्यान से देखिए, 2 5 101 8 3 246 3 7 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 7। देखिए, तो 2 × 5 10 और 1 और 0 को जोड़ो तो 1। देखते क्या ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। 8 और 3 24 और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6। जी बिल्कुल, ये काम किया। इसका मतलब यहाँ पे भी काम करना चाहिए। 3 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 3 7 21 और इसको प्लस करेंगे तो 3। सो 213 ऑप्शन में है और 213 ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक शोध में पाया गया, यदि हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा के पहले सोने के लिए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे का समय मिलता है, तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। ओके, अंडरस्टूड। बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष में। देखिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है। यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहते हैं
तो 6 घंटे के नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है। जी बिल्कुल, ये तो सही है। यहाँ पे बेहतर बोल दिया। अगर बोल देता कि ये मैंडेटरी है, अगर ये कह देता कि ये बिल्कुल जरूरी है, तो क्या होता? तो ये यहाँ पे कहीं नहीं बोला है कि जरूरी है, यहाँ पे बोला है कि उनके अंकों में 20% की वृद्धि होगी, है ना। और यहाँ पे बोला बेहतर, मतलब एक कहीं ना कहीं हम एज लेके चल रहे हैं कि अगर 6 घंटे भी पढ़ेगा तो भी अच्छा होगा और 8 घंटे पढ़ेगा तो बेहतर होगा। जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन बेहतर होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, छात्र तनावग्रस्त है क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी किसी इसके बारे में कहा गया है कि ये कठिन है? नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। इसका मतलब ये निष्कर्ष तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ पहला वाला ही सही होगा। सो ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष प्रथम पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कथन, सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। ओके, कथन ये बोल रहा है। अब देखिए अवधारणा क्या कहता है। कर्मचारी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहां पे क्या बोला? सप्ताह में 5 कार्य दिवस। कार्य दिवस मतलब जहां पे हम, मतलब कार्य दिवस मतलब काम करने के दिन, है ना। और कहाँ करते हैं हम? मतलब मोस्टली ऑफिस में काम करते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, जहां पे हम कार्य करते हैं, जो हमारा ऑफिस होता है, उसका क्या व्यक्तिगत रूप से कहीं पे भी रिलेशन है? नहीं रिलेशन है ना। ऑफिस का काम क्या होता है? प्रोफेशनल होता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल काम होता है, वो तो घर का काम होता है। क्या, मुझे एक बात बताइए, कोई रिलेशन तो है नहीं। इसका मतलब कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं, ये तो कोई अवधारणा हुई नहीं, ये तो गलत है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? 5 कार्य दिवसीय सप्ताह नया वैश्विक रुझान है। रुझान मतलब होता है ट्रेंड, नहीं ट्रेंड होता है। हैं, देखिए जो आईटी कंपनीज होती हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है, उसमें सिर्फ 5 डे वर्किंग होता है, ठीक है। सो लेकिन मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कहाँ है, ऐसा अवधारणा कहाँ है कि जो मतलब ये कथन बोला गया, इसका क्या ये अवधारणा सही है? 5 कार्य दिवस से नया वैश्विक ट्रेंड का क्या रिलेशन है भैया इस कथन से? कोई तो रिलेशन है नहीं है। अगर ये सही हुआ होता तो आप मुझे बताइए, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इनमें 5 दिन का काम होता है ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, नहीं होता है ना। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी अवधारणा सही नहीं, दोनों के दोनों गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी, ना तो धारणा प्रथम ना ही धारणा द्वितीय नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों में से एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है। देखिए ओ का जो वैल्यू है वो है 1, एच का है 2, आर का है 3, ई का है 4, 5 का, एम का है 5 और टी का है 6। देखिए इससे क्या बनाना है? एक वर्ड बनाना है अंग्रेजी का जो क्या हो, जो मीनिंगफुल हो, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एम ओ टी एच ई और आर, मदर, माँ, ये तो सही है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दी गई श्रृंखलाओं में से एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से वे सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आइए पूरा करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 5 और बाद में 2 पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7 × 7। इसको लिख सकते हैं क्या? 7 × 9। इसको लिख सकते हैं क्या? 7 × 11। देखिए तो ये देखिए 2 2 करके बढ़ रहा है। 7 जो है वो 7 तो कॉमन है, यहां पर भी मतलब क्या होगा? 7 × 13 होगा, क्योंकि ये 2 बढ़ जाएगा, है ना। तो कितना होता है? 91 होता है। पीछे एक पॉइंट लगा दो। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
A@B का अर्थ है ए बी की माँ है। A#B का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं। $B का अर्थ है ए बी का भाई है। और %B का अर्थ है ए बी की बहन है। समीकरण P $Q $R और @S के अनुसार P S से किस संबंधित है? दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा समीकरण आ जाए, इक्वेशन आ जाए, आपको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को लिख लेना है, सॉल्व करना है। आइए, P Q का बीच में क्या डॉलर है, तो क्या डॉलर में ये दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या ए बी का भाई है। इसका मतलब P जो है वो क्या हुआ, Q का कौन होगा, भाई होगा। फिर क्या बोला है, QR है ना, बीच में डॉलर है, इसका मतलब Q जो है वो R का भाई है। इसका मतलब Q जो है वो R का कौन है, भाई है। उसके बाद क्या बोला है, R@S। यहाँ देखिए पहला वाला, इसका अर्थ क्या होता है, ए बी की माँ है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, R जो है वो S की कौन है, माँ होगी, है ना। अब बोल रहा है P S से किस प्रकार संबंधित है, P S से किस प्रकार संबंधित है। ये सिंस कौन है, ये लड़का है, इसका मतलब कौन होगा, ये अंकल होगा। अगर ये लड़की होती तो कौन होती, आंटी होती। तो ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। समकोण बनाने मतलब 90 डिग्री वाला, तो देखते हैं 1 2 3 4 और यहां बना 5 और यहां बना 6। इसके अलावा तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। सो कितने हो गए हैं, ये आपके 6 हो गए, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है। आइए, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और एक टोटल 5 वर्ग। अच्छा, यहाँ पे भी 5 5 5 10, फिर ये 11 12 13 14 और टोटल 15, पूरा बड़ा वाला 15। तो कितने होंगे वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, समझ में आ गया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कथन देखिए, पहले पक्षी अभयारण्य में बहुत पक्षी थी। पूर्व अनुमान देखिए। बोल रहा है पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान अभयारण्य में आते हैं। अच्छा, ये जो है पूर्व अनुमान है, मतलब ये कथन बोलने से पहले कि ये कहानी है। इसका मतलब अभयारण्य में अभी जो है प्रेजेंटली पक्षी जो है बहुत कम है। लेकिन यहाँ पूर्व अनुमान क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष में एक विशेष अवधि के दौरान अभयारण्य में आते हैं। जिस समय ये कहा जा रहा है उस समय वो लोग क्या कर चुके होंगे, उस समय वो लोग प्रवास कर चुके होंगे और फ्यूचर में वो लोग आने वाले होंगे। इसका मतलब ये पूर्व अनुमान तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, उस क्षेत्र में अच्छे जल स्रोत है। यार यहाँ एक बात बताइए, यहाँ पक्षी अभयारण्य में बहुत कम पक्षी है, इससे अच्छे जल स्रोत का क्या मतलब है ना। अच्छे जल स्रोत से तो बहुत सारी चीजें पता की जा सकती है। जैसे अगर वो बोला कि पक्षी अभयारण्य बोल रहा है ना, अच्छे स्रोत हैं, तो अच्छे स्रोत से तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, पूर्व अनुमान नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। सो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी केवल एक निहित है। आइए, आज का आखिरी क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। PQRSTUVNW बाहर की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। कहां पर, मुंह बाहर की ओर मुंह करके, ठीक है। आइए, R ना तो P और ना ही V के बगल में खड़ा है। ओके, जो अच्छा पहले काम करता हूं, पहले एक सर्कल बना देता हूं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 लोग बना दिए और सबका मुंह किस तरफ है, बाहर के तरफ है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है, इसमें क्या बोलते हैं, 4 लोग का अंदर है 4 लोग का बाहर है, तब क्वेश्चन टफ हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि अभी देखिए बाहर है, अभी बोला लेफ्ट, मतलब अगर बोला इसका दाएं तो ये इस तरफ होगा, अगर बोला बाएं इसका इस तरफ होगा, अंदर बोलता दाएं होता तो उल्टा हो जाता है ना। सो आइए क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है आर ना तो पी के और है, आर ना तो
P और ना ही V के बगल में है। जो R है वो ना ही P के बगल में है और सॉरी P के बगल में है और क्या बोल रहा है, और V के बगल में भी नहीं है और V के बगल में भी नहीं है। ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, एस P के बगल में खड़ा है लेकिन W के नहीं। जो देखिए एस जो है वो P के बगल में खड़ा है, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, लेकिन W के में नहीं है। लेकिन जो एस है वो W के बगल में नहीं है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो चीजें होती है यहाँ पे आप कब सेटिंग करना चालू करेंगे पता है, जब आपको एक फाइनल पता चल जाएगा। हाँ, इसको मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस, इसको आपको यहाँ पे पुट नहीं करना है। जैसे ही आपको फाइनल वाला पता चलेगा तुरंत आपको पुट कर देना है। देखिएगा अभी आगे पता चलेगा। ओके, अब बोल रहा है T जो है W के बगल में और U के दाईं और तीसरे स्थान पे खड़ा है। देखिए मिल गया मुझे पहला वाला। T जो है वो W के किसके बगल में है और U के दाईं और तीसरे स्थान में खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मैं U को यहां रखूं, अगर मैं U को यहां रखूं तो इसका दाईं और मतलब इस तरफ, मतलब तीसरे तरफ खड़ा है। राइट, कौन? T है ना, T है, मतलब 1 2 3, T को यहां रख दूं। अच्छा, अब बोल रहा है T W के बगल में है, तो W या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। ठीक है, या तो यहां हो सकता है या तो यहां हो सकता है। ओके फाइन, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है Q U के बगल में और एस के दाईं और चौथे स्थान पर है। अच्छा, अगर बोल रहा है Q जो है वो U के बगल में, अगर मैं इसको Q यहां रखूं और इसके क्या बोल रहा है दाईं और चौथे में कौन है, बाईं और चौथे स्थान पे खड़ा है कौन, जो है एस, है ना। अच्छा, अगर मैं यहां रखूं Q तो चौथा स्थान तो यहां हो जाएगा, जो कि पहले से T ऑक्युपाई करके रख चुका है और जो उसका परमानेंट प्लेस है ना। परंतु Q अगर मैं यहां रखूंगा तो S तो मैं यहां लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, तो मैं आइए इसको भी मैं पुट कर देता हूं। तो 4 जनों की जगह मुझे फिक्स हो गई है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एस और टी के बीच में है। अच्छा, अब देखिए, अब मामला क्या है, अब ये कंडीशंस को पकड़ना है। अब पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखिएगा। आर जो है वो पी के बगल में नहीं बैठ सकता और आर जो है वो वी के बगल में नहीं बैठ सकता। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं कौन, आर जो है पी के बगल में भी नहीं बैठ सकता और आर जो है वो वी के बगल में भी नहीं बैठ सकता, इसका मतलब ऐसी 2 जगह चाहिए जहां पे पी और वी एक साथ हो, तभी यहां पे हम बिठा सकते हैं। तो सपोज मैं यहां लगा देता हूं P और यहां लगा देता हूं V, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे देख रहे हैं, यहां पे दूसरा कंडीशन बोल रहा है जो S है वो P के बगल में है। देखिए, जैसे ही मैंने, अगर सपोज मैं यहां पे P लगाता यहां पे V, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा पाता, परंतु सिंस मैंने यहां पे P दिया है, यहां पे V दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ना। एक ऐसी छोटी छोटी चीज लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें फास्ट हो जाएंगी। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है एस जो है वो डब्ल्यू के साइड में नहीं है। अच्छा, यहां तो एस की जगह पक्की हो गई, इसलिए मैंने गोला लगा दिया। अब एस जो है वो डब्ल्यू के साइड में नहीं है, मतलब डब्ल्यू यहां नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू कहां हो सकता है, डब्ल्यू की जगह यहां फिक्स हो गई। तो बचा कौन है आखिरी, आर बचा हुआ है। तो यहां पर कौन होगा, सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर आपका बचेगा कौन, आर, जगह हो गई फिक्स। अंडरस्टूड, पूरा फिनिश। अब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एस और टी के बीच में है। एस और टी के बीच में कौन है, आर है, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में कोई इश्यूज नहीं आएंगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।